इस वीडियो में हम एक प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर को अपने एसी जनरेटर के साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि सर्किट में धारा यानी करंट और जनरेटर की वोल्टता यानी वोल्टेज के बीच क्या संबंध है। अब हमने जनरेटर के वोल्टेज के समीकरण के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। इसका समीकरण कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि किसी भी दिए गए समय पर वोल्टता, जिसे हम तात्क्षणिक वोल्टता या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहते हैं, यहाँ एस का अर्थ है स्रोत या सोर्स, तो वी एस बराबर होता है वी नॉट गुणा साइन ओमेगा टी के। वी नॉट वोल्टेज के अधिकतम मान को, शिखर मान को निरूपित करता है, क्योंकि वोल्टेज लगातार बदलता रहता है, फ्लक्चुएट करता है। और ये फंक्शन, ये फलन आपको बताता है कि वोल्टेज कैसे बदल रहा है। आपको याद होगा कि इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने पहले एक ग्राफ बनाया था। तो ये एक साइन ग्राफ है, क्योंकि ये साइन फंक्शन है। और इस ग्राफ से क्या पता चलता है? तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि वोल्टेज एक अधिकतम धनात्मक मान और एक अधिकतम ऋणात्मक मान के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। ये मान है हमारे प्लस वी नॉट और माइनस वी नॉट। तो मुझे ये समझने में हमेशा दिक्कत होती थी कि ये ग्राफ क्या दर्शाता है। मुझे ना ये कुछ पानी के लहर के जैसा लगता था, लेकिन ये लहर नहीं है, ये दोलन है, ऑसिलेशन है। इसे ठीक से समझने के लिए आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं कि इस अक्ष पर समय है, यह बिंदु वर्तमान समय को दर्शाता है और आगे ये भविष्य है। तो अगर आप इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम समय को, इस समय के अक्ष को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वोल्टेज का मान कैसे बदलता है। देखिए, वोल्टेज बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है और फिर अधिकतम मान तक पहुंचता है और फिर ये धीरे धीरे घट रहा है। अब इसे और बेहतर ढंग से समझाने के लिए चलिए हम बाकी सबको हटा करके केवल इस हिस्से को देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, आप देख सकते हैं कि वोल्टेज कैसे बढ़ता है और अपने अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंचता है, फिर घटता है और अपने ऋणात्मक अधिकतम मान तक पहुंचता है, और इसी प्रकार ये चलता रहता है। हम चाहते हैं कि आप इसे बिल्कुल ठीक तरह से समझ जाएं, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए चलिए आपको एक एनिमेशन और दिखाते हैं। अब टाइम एक्सिस को, इस समय के अक्ष को आगे बढ़ाने की बजाय हम ग्राफ को पीछे की तरफ ले जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये बात एक ही है ना? तो चलिए इसका एनिमेशन देखते हैं। तो ये ग्राफ पीछे जा रहा है। अब हम बाकी सब हटा देते हैं और आप देख सकते हैं कि वोल्टेज ऊपर और नीचे जा रहा है। अब हम यहाँ एक तीर बनाते हैं, एरो बनाते हैं, जो इस दोलन को, ऑसिलेशन को निरूपित करता है, और इस तीर की लंबाई तात्क्षणिक वोल्टता यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज Vs के मान को दर्शाती है। इस समय इस वोल्टेज का मान ऋणात्मक है, फिर ये जीरो जाता है, फिर ये बढ़कर अधिकतम धनात्मक मान तक जाता है, फिर जीरो, फिर अधिकतम ऋणात्मक, फिर जीरो, फिर धनात्मक वी नॉट, जीरो, फिर ऋणात्मक वी नॉट। इस प्रकार ये दोलन चलता रहता है और ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो चलिए अब इसे हटा देते हैं। अब प्रति सेकंड कितने ऑसिलेशंस होते हैं, ये ओमेगा पर निर्भर करता है। ओमेगा से हमें प्रति सेकंड रेडियन मिलते हैं। तो पहले तो मुझे ये समझने में कठिनाई होती थी कि यहाँ रेडियन का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ कोई वास्तविक कोण तो है नहीं, यहाँ तो हम एक दोलन की, ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। और इसे समझने का एक तरीका ये है कि एक पूर्ण दोलन को, पूर्ण ऑसिलेशन को 2 पाई रेडियन माना जाता है। इसे एक पूरे वृत्त की तरह समझिए, सर्कल की तरह समझिए। इसी वजह से इसे कला कोण यानी फेज एंगल कहा जाता है, क्योंकि यह कोई वास्तविक कोण नहीं है। हम आगे इसके बारे में और गहराई से बात करेंगे, लेकिन अभी हमें इसकी बहुत चिंता नहीं करनी है। तो एक पूर्ण दोलन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। मान लीजिए कि हमारे पास प्रति सेकंड 10 ऑसिलेशन है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा बराबर 2 पाई गुणा 10 रेडियन प्रति सेकंड। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर हम जनरल रूप से, सार्व रूप से कहें कि हमारे पास f दोलन प्रति सेकंड है, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई f रेडियन प्रति सेकंड होगा। यहाँ इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि अगर आपको ओमेगा ज्ञात है, तो आप ओमेगा को 2 पाई से विभाजित करके f ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमने वोल्टेज के बारे में काफ़ी बात कर ली है। चलिए अब धारा के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि धारा किस प्रकार दिखेगी, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऑसिलेशंस कैसे दिखेंगे, और इस सब के बाद हम उन ऑसिलेशंस की तुलना वोल्टेज के ऑसिलेशंस के साथ करेंगे।
तो अब धारा की गणना कैसे करें? चलिए मान लेते हैं कि धारा इस दिशा में बह रही है और इसे हम I कहते हैं। अब हमें धारा के लिए बस एक समीकरण चाहिए। चूंकि हमारे सर्किट में केवल एक प्रतिरोधक है, रेजिस्टर है, हम ओम के नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्रोत के सिरों के बीच वोल्टेज और प्रतिरोधक के सिरों के बीच वोल्टेज समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास केवल एक घटक है और फिर हम ओम का नियम लगा सकते हैं। तो क्यों ना आप वीडियो को यहाँ पॉज करके एक बार खुद से धारा के लिए समीकरण ज्ञात करने का प्रयास करें। चलिए अब मिलकर इसे हल करते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार धारा बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोध रेजिस्टेंस R। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ हमारे पास केवल एक ही घटक है, लेकिन अन्य सर्किट्स में एक से अधिक घटक भी हो सकते हैं। और यहाँ हमें कोई भी वोल्टेज नहीं चाहिए बल्कि VR चाहिए, जो प्रतिरोधक के रेजिस्टर के सिरों के बीच की वोल्टेज है। अब चूंकि यहाँ हमारे सर्किट में केवल एक एलिमेंट है, एक घटक है, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच की वोल्टेज स्रोत की वोल्टेज के बराबर होगी, इसलिए Vs बटे R। अब हमारी स्रोत वोल्टेज V0 साइन ओमेगा t है, तो धारा का समीकरण होगा I बराबर V0 साइन ओमेगा t बटे R। तो यहाँ बस हमने ओम के नियम का उपयोग किया और हमें अपनी धारा मिल गई। अब इस समीकरण से हमें क्या पता चलता है? तो हमें पता चलता है कि धारा भी दोलन कर रही है जैसे वोल्टेज कर रहा है। यहाँ भी एक समान साइन फंक्शन है। इससे ये भी पता चलता है कि धारा और वोल्टेज एक ही कला में यानी सिंक में दोलन कर रहे हैं। अब इसका क्या अर्थ है? तो मान लीजिए कि ओमेगा टी 0 है, तो हमारा Vs भी 0 होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, और इसी समय धारा भी 0 हो जाएगी। ऐसे ही जब ओमेगा टी 90 डिग्रीज होगा तो Vs अधिकतम होगा और धारा भी अधिकतम होगी। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि इनके फलन फंक्शंस समान हैं, इसलिए ये सिंक में है यानी समान कला में है। सही बात है ना? और ये बात ओम के नियम से भी मेल खाती है, क्योंकि जब वोल्टेज अधिकतम होता है तो धारा भी अधिकतम होनी चाहिए, और जब वोल्टेज 0 होता है तो धारा भी 0 होनी चाहिए। अब ये संख्या, ये V0 बटे R, ये क्या है? तो ये हमारी मैक्सिमम करंट को, अधिकतम धारा को निरूपित करती है। इसे हम I0 मान लेते हैं। और यहाँ हमने कोई नई बात नहीं कही है। जाहिर सी बात है कि अधिकतम वोल्टेज बटे प्रतिरोध अधिकतम धारा के बराबर होगा। तो अब क्यों ना इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और आप खुद से धारा का ग्राफ बनाने की कोशिश करें और देखें कि धारा किस प्रकार दिखेगी। चलिए अब हम बताते हैं। तो ये धारा का ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसका अधिकतम मान धनात्मक I0 है और न्यूनतम मान माइनस I0 है। ध्यान दीजिए कि धारा का ग्राफ वोल्टेज के ग्राफ के साथ पूरी तरह से सिंक में है, ये आगे पीछे नहीं है। दोनों एक साथ 0 पर जाते हैं और एक साथ अधिकतम मान पर पहुंचते हैं और एक साथ ही न्यूनतम मान पर पहुंचते हैं। अगर आप इसे और बेहतर ढंग से देखना चाहते हैं तो हम बाकी सबको हटाकर समय अक्ष को आगे बढ़ाते हैं, और आप यहाँ ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे दोलन करते हैं। दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ 0 होते हैं और फिर एक साथ अधिकतम ऋणात्मक मान तक पहुंचते हैं, और ये ऐसे ही चलता रहता है। तो ये दोनों समान कला में दोलन कर रहे हैं, सेम फेज में दोलन कर रहे हैं, और इसको हम यहाँ एक और एनिमेशन में देख सकते हैं। हम ग्राफ को बाईं दिशा में गति कराते हैं और जैसे हमने पहले देखा था ये वैसे ही गति कर रहे हैं। हम फिर से एक तीर का निशान बना लेते हैं, उससे इसे देखना या इसकी कल्पना कर पाना और आसान हो जाता है। तो ये छोटा तीर Vs को निरूपित करता है और ये बड़ा तीर करंट I को। तो ये अधिकतम मान तक जाते हैं, फिर 0, फिर न्यूनतम मान, और ऐसे ही आगे चलता रहता है। अब आपके लिए हमारे पास एक सवाल है। यहाँ हमने धारा की लंबाई वोल्टेज की लंबाई से अधिक बनाई है। यहाँ इस ग्राफ में भी अधिकतम धारा अधिकतम वोल्टेज से अधिक है। तो हमने ऐसा क्यों किया? इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस बारे में विचार करिए। तो इसका जवाब है कि इसका कोई कारण नहीं है। ये कहना गलत होगा कि I0 V0 से बड़ा है या V0 I0 से बड़ा है, क्योंकि ये
अलग अलग राशियां हैं, इनकी तुलना करना गलत है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि 3 सेकंड्स में और 5 मीटर में कौन बड़ा है। आप 3 सेकंड को मनचाही लंबाई के तीर से दर्शा सकते हैं और 5 मीटर को दर्शाने के लिए भी आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से तीर की लंबाई चुन सकते हैं, लेकिन आप सेकंड और मीटर की तुलना नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये 2 अलग अलग ग्राफ्स हैं, हमने बस सहूलियत के लिए यहाँ उन्हें एक साथ बना दिया है। पर हम संख्यात्मक रूप से ऐसा सोच सकते हैं कि I0 V0 से कम होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ V0 को R से विभाजित कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि R एक भिन्न भी हो सकता है, यानी 1 से कम भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि I0 हमेशा V0 से कम हो, बल्कि इस बात का कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि हम इनकी तुलना ही नहीं कर सकते। तो ये वीडियो इस विषय पर हमारे आने वाले वीडियोस की नींव रखता है, जिनमें हम थोड़े जटिल सर्किट्स की बात करेंगे, जिनमें हम एक प्रेरक यानी इंडक्टर और संधारित्र यानी कैपेसिटर्स का उपयोग भी करने वाले हैं।